नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम जीवन में हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा जो हम अनुभव सीखते हैं वह हमारे लिए कितना लाभदायक होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। मित्रों, जीवन में हम जब कुछ नया करते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी रूप में किसी से सीखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी विषय में कुछ नहीं जानते हैं और उस कार्य में हम शुरुआत कर देते हैं तो उसमें हमारे अंदर ये शंका रहती है हमारे मन में कि शायद हमारा काम पूर्ण होगा या नहीं होगा। और पहली बात यह कि जब हम उसमें अनिवेक होते हैं तो सफलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए उस जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उस कार्य के बारे में हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के, अनुभवी लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो मार्गदर्शन किया गया है, वह हमारे लिए बहुत ही काम की विषय वस्तु होती है। तो हमें हमेशा कुछ न कुछ अवश्य सीखते रहना चाहिए और हमें हमारे बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं बताई गई हैं उन्हें हमेशा अपने जीवन में अमल करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी बात गलत नहीं है। उनकी कोई भी बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस काम को हम आज करने जा रहे हैं उस काम को वह बड़े बुजुर्ग हमारे पहले से कर चुके होते हैं। उनके पास उस कार्य के लाभ हानि का, सुख दुख का, सफलता असफलता का पूर्ण रूप से अनुभव होता है। इसलिए मित्रों, बड़े बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं रहते क्योंकि उनसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का पूरा अनुभव होता है, जो कि हमारे एक मार्गदर्शक, एक गुरु के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव को साझा करना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जिस मुसीबत में फंस जाते हैं उस समय हमें बड़े बुजुर्गों की बताई हुई बातें बहुत ही लाभदायक सिद्ध रहती हैं। आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के अनुसार आपको बड़े बुजुर्गों की महत्ता को स्थापित करने जा रहा हूँ। मित्रों, एक बार एक राजा ने अपने नगर में यह विचार करते हुए एक मीटिंग बुलाई कि यदि इन बड़े बुजुर्ग जो कि कुछ काम के नहीं है, सिर्फ खाते हैं, पहनते हैं, खर्च करते हैं, इनके दवा दारू पर बहुत सारा खर्च हो जाता है, यदि इन लोगों के लिए हम अपने राज्य से बाहर निकाल दें तो शायद हमारे राज्य में खुशियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारा राज्य का खर्चा कम हो जाएगा और इससे जो है हमारे राजकोष में भी वृद्धि होगी। और ऐसा विचार करके उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उस सभा में इस प्रस्ताव को रखा और सारे मंत्रियों ने राजा की हाँ में हाँ मिला करके उस प्रस्ताव को पास भी कर दिया। मित्रों, जब ऐसा प्रस्ताव पास हो गया तो राजा का आदेश जारी हुआ और राजा के आदेश के अनुसार सभी को मजबूरीवश अपने अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकालना पड़ा। अब मित्रों, जब घर से बाहर निकालना पड़ा तो उसी नगर में एक माँ और बेटे, यानी एक परिवार में दो ही लोग रहते थे। अब उस बेटे के पास कोई संसाधन नहीं थे। संसाधनहीन होने के कारण से, राजाज्ञा के डर की वजह से वह पुत्र अपनी माँ को कांधे पर बिठा करके जंगल की ओर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में माता उस रास्ते में जो पेड़ पड़ते जा रहे थे उन पेड़ों की टहनियाँ पकड़ पकड़ करके माता लटक लटक करके, यानी उन टहनियों को खींच खींच कर तोड़ती जा रही थी और नीचे गिराती जा रही थी। तो लड़के ने ये सोच रहा था अपने मन ही मन में कि माता शायद मेरा वजन हल्का करने के लिए ही ऐसा कर रही है। लेकिन जब वह लड़का माता को छोड़ करके जंगल में घर आने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे, घर सकुशल पहुंच जाना, रास्ता मत भूल जाना। मैंने तेरी पहचान के लिए टहनियाँ तोड़ती चली आई हूँ, उन टहनियों को देखते हुए रास्ता घर तक तू घर पहुंच जाना। उस लड़के को तुरंत ही ये बात ध्यान में आ गई कि मेरी माता कितनी अनुभवी है, कितनी ज्ञानी है। इसने भले ही ये बुजुर्ग है लेकिन इसने मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त किया है। यह सोच करके उसने अपनी माता को पुनः कांधे पर उठाया और घर की ओर ले आया और उसने घर लाकर अपने तहखाने में माता को छुपा दिया। वहीं पर उसने अपनी माता की देख रेख करना, खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित कर दिया।
अब जब कर का समय आया कर वसूलने का, राजा ने जब कर वसूलना शुरू किया तो वहाँ के लोग बजाय खुशहाल होने के दुखी हो गए, क्योंकि सभी का ध्यान अपने अपने माता पिता बुजुर्ग लोगों के पास था। इसलिए उन्होंने अपने काम धंधों से मुंह मोड़ लिया। अब राजा के पास कर वसूलना मुश्किल हो गया। उसके राजकोष में बजाय लाभ की हानि हुई। तो राजा ने पुनः फिर आनन में मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के पश्चात अपने मंत्रियों के समक्ष फिर ये प्रस्ताव रखा। तो सभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमसे कुछ भूल हो गई, ऐसा करिए सभी बुजुर्गों को वापस बुला लीजिए, क्योंकि अपने अपने बुजुर्गों के दुख से दुखी लोगों ने काम धंधे से मुंह मोड़ लिया। जब उन लोगों के पास ही आमदनी नहीं है तो बताइए वह हमें कर कहाँ से देंगे। राजा ने तुरंत ही अगले दिन सभी लोगों को, नगरवासियों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा कि ये हमारा आदेश है, आप सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों को वापस बुला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब राजा की ये बात सुनकर के पहले तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आई थी। जब 3 प्रश्नों का नाम सुना तो लोग उत्सुकतावश उन 3 प्रश्नों का इंतजार करने लगे कि न जाने राजा कौन से सवाल पूछेगा। अब राजा ने जैसे ही सवाल पूछना शुरू किया तो राजा ने कहा कि पहला सवाल मेरा यह है कि आप सभी नगरवासियों में से यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे दरबार में राख की रस्सी बना करके पेश करे, तो पहला मेरा सवाल यह है कि मुझे कल मेरे दरबार में राख की रस्सी प्रस्तुत की जाए। उसके पश्चात आप अगले दूसरे सवाल का इंतजार करें। अब उस सवाल को सुनते ही सारे नगरवासियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। अब सभी वहाँ से अपने अपने घर चले आए। वह लड़का जो था वह भी अपने घर आया और उसने सारी कहानी अपनी माता को बताई। तो उसकी माता ने कहा कि बेटे, ये कौन सी बड़ी बात है, कल दरबार में तुम जाना और राजा के सामने राख की रस्सी उसे भेंट कर देना। तो उसने अपनी माता से कहा कि माँ, भला राख की रस्सी कैसे बन सकती है। उसने कहा बेटा, ये तो बहुत ही आसान सा काम है। उसने कहा कि आप एक सूत की रस्सी का इंतजाम कीजिए और एक कटोरी में, एक किसी बर्तन में नमक रख करके नमक डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उस नमक को गीला कर लो और उस रस्सी को इस प्रकार से रगड़ो कि उसके अंदर तक नमक का जो तत्व है वह प्रवेश कर जाए, और उस रस्सी को आप छाया में सुखा लो। फिर उस रस्सी को जला करके किसी बर्तन में रख करके राजा को भेंट कर दो। लड़के ने ऐसा ही किया और राजा ने जब उस राख की रस्सी को बना हुआ देखा तो राजा अचंभित रह गया। राजा ने कहा चलो ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल को भी आप सुन लो। उसने फिर सारे नगरवासियों को बुलाया। उसने कहा कि देखो नगरवासियों, मेरी पहले प्रश्न का उत्तर तो इस लड़के ने दे दिया, अब दूसरा प्रश्न और सुन लीजिए। उसने एक गेंद दी, जिस गेंद में टेढ़े मेढ़े छेद थे, कोई भी छेद सीधा नहीं था। उसने कहा कि इस गेंद के एक सिरे से धागा डाल करके दूसरे सिरे से आप धागा पार कर दो। यदि ऐसा कर देते हो तो ये मेरे दूसरे सवाल का उत्तर होगा। अब उस लड़के ने भी उस गेंद को देखा, उसमें कोई भी छेद सीधा नहीं था। अन्य लोगों ने भी देखा, ऐसा करना असंभव लगा और सभी लोगों के चेहरे उतर गए। उस लड़के ने विचार किया तो उसने सोचा शायद माँ के पास इसका कोई जवाब निकल आए। तो उसने कहा कि हे राजन, यहाँ पर मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और इसमें लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं इस गेंद को घर लेकर के जाना चाहता हूँ और मैं कल आपके लिए इस गेंद में धागा डाल करके प्रस्तुत कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि चलो आप ले जा सकते हो, क्योंकि राजा को भी ये भरोसा था कि इस गेंद में, क्योंकि उसमें कोई भी छेद सीधा नहीं था, पार करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उसने वो गेंद उस लड़के को दे दी। जब वह अपनी माता के पास पहुंचा और अपनी माता को सारी बात बताई तो उसकी माता ने कहा कि बेटे, ये कौन सी बड़ी बात है। लड़का एकदम आश्चर्य से, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि जिस काम को पूरे नगर के लोग नहीं कर सके, उस काम के लिए ये हमारी माता कह रही है कि ये कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा माता बताइए कैसे। उसने कहा कि बेटे, एक चींटी पकड़ करके लेकर के आओ और उस चींटी के पेट में आप एक धागा बांध दो और इसके लिए इसके अंदर चींटी को प्रवेश करा दो और दूसरे छेद की तरफ आप शहद लगा दो। शहद की गंध सूंघते सूंघते चींटी उस छेद से बाहर हो जाएगी और धागा अपने आप पार हो जाएगा। लड़के ने ऐसा ही किया और अगले दिन उस गेंद को ले जाकर के राजा के सम्मुख रख दिया। राजा ने उस गेंद को देखा, राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने कठिन कार्य को इस छोटे से लड़के ने कैसे संभव करके दिखा दिया। अब राजा ने फिर अपने नगर निवासियों को इकट्ठा किया और कहा कि अब ये भी मेरे सवाल का उत्तर मिल चुका है, अब मेरा तीसरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बताइए साहब।
उसने कहा उसके पास एक गाय और एक उसकी बछिया थी, वह बिल्कुल माँ बेटी एक जैसी लगती थी। तो उसने कहा कि जो कोई इनमें माँ और बेटी को पहचान करके बता देगा, यही मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है। अब वहाँ पर किसी पर भी माँ बेटी की पहचान न हो सकी। उस लड़के ने कहा, उसे अपनी माँ पर इतना बड़ा प्राउड हो चुका था। अब उस लड़के ने कहा कि महाराज, मैं इस गाय को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ इनके लिए चारा खिलाऊंगा और इनकी पहचान करूंगा। कल सुबह मैं बता दूंगा कि इसमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा ने उन्हें गाय बछिया को अपने घर ले जाने का आदेश दे दिया। राजा वह लड़का गाय और बछिया को घर लेकर के आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इनकी पहचान करना। बोले, बताओ माँ, फिर कैसे पहचान होगी, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा असंभव कार्य है। उन्होंने कहा, बेटे ने अभी तुम खाने को डालो। उसने जैसे ही उन्हें कुछ खाने को डाला, गाय संतुलित रूप से अपने सामान्य रूप से खाती रही, लेकिन बछिया जल्दी जल्दी झपटा मार मार के खाती रही। उसने कहा कि बेटा, ये बछिया है और ये गाय है, क्योंकि माँ हमेशा अपनी संतान के सामने जो मिल जाए उसी में सब्र करती है, लेकिन संतान हमेशा अपने माँ बापों से छीन झपट करके खाती है। तो उन्होंने कहा कि ये बछिया है और ये गाय है। उसने कुछ पहचान अपनी बना ली और अगले ही दिन जाकर के राजा को गाय और बछिया का भेद बता दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि मेरे तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं, अब आप सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों को घर वापस ला सकते हैं। तो राजा के आदेशानुसार सभी ने अपने अपने बुजुर्गों को वापस ले आए। नगर में खुशहाली दौड़ गई। अब उसने अपनी भरी सभा में उस लड़के के लिए अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, ये सारे काम मेरे अपने दिमाग से नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें मेरी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अब आप चाहें मुझे जो भी सजा दें, इसमें सारा सहयोग मेरी माता का है। तो राजा ने कहा कि सभी ने मेरी आज्ञा के अनुसार अपने माँ बाप को जंगलों में छोड़ दिया था, फिर क्या तुम अपनी माता से जंगल में जाकर के इस बात का परामर्श लेने जाते थे? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं आपसे जो कहूँगा सत्य कहूँगा। मैंने अपनी माँ को जंगल में नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने तहखाने में छुपा दिया था। राजा उसकी सत्यवादिता पर और प्रसन्न हुए और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तब उसने कहा कि महाराज, हमारे लिए अनुभव की विशेष आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों के पास जो कुछ काम करने के लायक नहीं रहे हैं, अब उनके पास कुछ नहीं, उनकी सारी विरासत हमें मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उनका अनुभव हमें हमेशा उनके पास रहता है, जो हमेशा हमें सीखना पड़ता है। मित्रों, बड़े बुजुर्गों के पास वो कमाई होती है जो उनके पास जीवन भर की सफलता असफलता, दुख दर्द सुख सभी प्रकार का अनुभव होता है। जिस कार्य को हम करने जा रहे होते हैं, जिस रास्ते पर हम चलने जा रहे होते हैं, उस रास्ते को वो चल चुके होते हैं, उस कार्य को वो कर चुके होते हैं, वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं जिस दौर से हम गुजरने जा रहे होते हैं। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने योग्य गुरु शिक्षकों के, अपने मार्गदर्शकों के हमें मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। हमें उनकी जो लिखी हुई, कही गई, जो सुनी हुई बातें हैं, उनको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें कुछ भी गलत नहीं हैं। तो मित्रों, मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।